सो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। आज का ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर बेसिक का जो फंडामेंटल सब्जेक्ट चल रहा है उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। आज मैं खुद इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और फ्रीडम क्रांति एकेडमी या स्कूल के सीईओ एंड फाउंडर डायरेक्टर या रचयिता आप सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू इसीलिए कि आज छठा दिन है और 5 दिन पूरा पेशेंस के साथ हमारे कहे हुए वर्ड को जैसा जैसा हमने कहा है वैसा वैसा आप लोगों ने किया है, इसलिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। अब आप हमारे नज़र में एक्शन टेकर हो, मतलब आपको अगर कुछ काम दिया जाएगा करने के लिए उसे आप कर सकते हो, ये मुझे विश्वास है। अगर आप लोगों को भी मुझ पर विश्वास है कि सर जो भी नॉलेज या जो भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं ये आपके लाइफ में 5 दिन में लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नया वैल्यू ऐड किया है, तो चैट एंड कमेंट में एक बार मी लिख करके बताइए या दोनों थंब दिखाइए। ओके, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज का सेशन थोड़ा सा ये लंबा चलने वाला है और ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है। सो बी पेशेंस और बी केयरफुल, मेरे तरफ ध्यान रखेंगे क्योंकि आज के ट्रेनिंग में हम लोग फंडामेंटल का जो बेसिक्स है उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जहां तक सीख लिया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल क्यों सीखना चाहिए, फंडामेंटल का महत्व क्या है हमारे लाइफ में, कंप्यूटर के बारे में सीखे थे, डाटा प्रोसेसिंग सीख चुके हैं, मेमोरी सीख चुके हैं, कल हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता चुके हैं। आज फंडामेंटल के अंतर्गत हमारे पास 3 ऑप्शन बचा हुआ है जिसे कंप्लीट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे, जनरेशन के बारे में समझेंगे और क्लासिफिकेशन समझेंगे। उसके बाद हम नया सब्जेक्ट नया चैप्टर आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम जो भी फंडामेंटल का चीजें सीखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ थियोरटिकल बताया जाता है। थियोरटिकल मतलब सिर्फ हमें समझना होता है, कंप्यूटर के फील्ड में दिमाग को लगाना होता है। और आज जब हम कंप्यूटर पर बैठेंगे, यानी आज जो हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे, यही चीज आपको आने वाले मंडे से लेकर के सैटरडे तक करनी है। हम 12 डे का जो आप लोगों को प्रोसेसिंग बताए थे, मंडे टू सैटरडे आप लोगों को करना है। याद रखिए, इस संडे आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाला है जो आपके ग्रुप में होगा, और अभी तक जो भी आप ग्रुप में जुड़े हैं वो सर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आपके लिए वो ग्रुप सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो कल हम एक नया ग्रुप आप लोगों को देंगे जिसमें आप लोगों के लिए स्पेशल वो ग्रुप चलेगा आप लोगों का। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं इस सेशन को, इस क्लास को, जहां पे हम अब नए ट्रेनिंग्स लेने वाले हैं जो कि हमारा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। याद रखिए सेशन के लास्ट में हम Q&A करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करेंगे, क्योंकि आज ये बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का लास्ट सेशन है, लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लास है। इसलिए आप लोगों के टाइम और एफर्ट के लिए दिल से थैंक यू कहते हैं। चलिए इनपुट क्या होता है इसे समझते हैं। इनपुट, जैसे अगर वर्ड को अगर आप अलग अलग करते हैं, इन मतलब में, पुट मतलब देना, किसी चीज में अगर कोई भी चीज देते हैं तो वो हमारा इनपुट होता है, देना मतलब इनपुट। अब ये कैसे आप देते हो, इनपुट क्या होता है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग आउटपुट के बारे में समझेंगे। याद रखिएगा, इनपुट मतलब देना, आउटपुट मतलब लेना। इनपुट कह रहा एन इनपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ हार्डवेयर दैट अलो यूजर टू इंटर डाटा और कमांड इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। दैट मींस कंप्यूटर सिस्टम में हम हार्डवेयर के कोई भी पार्ट्स लेकर के जब इजाजत देते हैं कि ये हमारा डाटा कंप्यूटर में दो, मतलब कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम माउस से अभी किसी भी स्थान पे जा रहे हैं, कीबोर्ड से कुछ लिखना शुरू करेंगे, तो ये सब हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट मतलब कंप्यूटर के अंदर देना। कह रहा कॉमन एग्जांपल इंक्लूड कीबोर्ड्स, यानी अगर कॉमन एग्जांपल देखा जाए
कीबोर्ड सबसे मेन एग्जांपल है, कीबोर्ड, माइक। अभी जो आप हमारा वॉइस सुन रहे हो, ये किसके मदद से सुन रहे हो? तो माइक की वजह से। मेरे तरफ माइक है और आपके तरफ साउंड है, तो माइक से जो मैं बोल रहा हूं वो आपके कानों तक पहुंच रही है, तो माइक हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, और जिस डिवाइस से आप सुन रहे हो वो साउंड, ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। इसलिए कहता माइक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे आपको कैमरा में देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे भी पता चल रहा है और आपको भी पता चल रहा है कि सर मुझे देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको आपके नजर में देख करके बातें कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट। इनपुट डिवाइस मैक्सिमम क्या कहलाता है? हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाता है, जिसे आप देख सकते हैं। यूज टू सेंड डाटा और कमांड टू ए कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। यानी कोई भी डाटा, डाटा मतलब आप जो लिखते हो, कमांड मतलब आप कहते हो कि ये करके दिखाओ, तो डाटा और कमांड कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। आई होप ये इनपुट डिवाइस आप लोगों का यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। इनपुट क्या होता है एक बार हम दिखाइए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जाने तो हम इसमें 9 टाइप्स का इनपुट डिवाइस हम लोग समझते हैं। 9 टाइप्स का इनपुट डिवाइस क्या होता है? सबसे पहला कीबोर्ड, दूसरा हो गया आपका माइक, तीसरा हो गया माइक्रोफोन, चौथा हो गया वेबकैम, पांचवा हो गया टच स्क्रीन, छठा हो गया गेम कंट्रोलर, सातवां हो गया स्कैनर, आठवां हो गया बारकोड रीडर, स्कैनर ने बारकोड रीडर, और जॉयस्टिक्स। अब ये समझिए क्या है कीबोर्ड। जब भी हम कुछ भी राइटिंग का काम करते हैं तो वो हमें कीबोर्ड से इंटर करना पड़ता है। यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड इन टाइपिंग कमांड। अभी जो भी चीजें हम आपको लिखा हुआ दिखा रहे हैं तो क्या ऑटोमेटिक लिखा गया? नहीं, पहले इसे लिखना पड़ा। क्या करना पड़ा जी? पहले इसे लिखना पड़ा, तब जाकर के आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। फिर आता है माइक, MIC माइक होता है। यूज फॉर पॉइंटिंग, क्लिकिंग एंड नेविगेटिंग ऑन द स्क्रीन। अभी इस एरिया में है तो ये एरिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो ये क्या होता है आपका पॉइंटरिंग हो गया। निगेटिविटी मतलब आपको यहाँ पे दिखाया, और जहां पे आप क्लिक करते हो, अभी यहाँ पे क्लिक किए तो ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्लिक किए तो ये सिलेक्ट हो गया। ये सब दिखाने का काम किसका होता है? इंस्ट्रक्शन देने का तो माइक का काम होता है, जो आप माउस के थ्रू आप करते हो। क्लियर है? उसके बाद माइक्रोफोन समझो क्या होता है। माइक्रोफोन कह रहा है यूज फॉर कैप्चरिंग ऑडियो इनपुट। माइक्रोफोन का काम क्या होता है? हम जो भी बोलते हैं वो ऑडियो को करेक्ट कैप्चर करता है। सच एज वॉइस कमांड, जो वॉइस मतलब वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाजें को कंट्रोल करता है, ये कमांड लेता है ताकि ऑडियो आपके तरफ रिकॉर्डिंग करके भेजा जा सके। आज हम कहीं और हैं, आप कहीं और से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हम जो जो चीजें बोल रहे हैं वो सारा कुछ आपको सुनाई दे रहा है। तो ये होता है माइक्रोफोन का कमाल होता है। माइक्रोफोन के बाद आता है वेबकैम। आप मुझे देखोगे कैसे, कम्युनिकेट कैसे करोगे? अगर मुझसे बातें करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक दूसरे को सामने होना चाहिए, और सामने करने के लिए सबसे अच्छा और साधारण उपाय की बात करो तो वेबकैम होता है, जिसे आप लोग कैमरा के नाम से समझते हैं। कैमरा कई टाइप्स का होता है। अभी हम जिस कैमरा से आप लोगों से बातें कर रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, ये हमारा वेबकैम कहलाता है। कह रहे ये कैप्चर वीडियो ऑडियो इनपुट सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? वेबकैम का। टच स्क्रीन का समझो क्या कहता है। Allow user to interact with the computer by touch the screen। मतलब यूजर जो भी उपयोग करने वाला है वो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के टच स्क्रीन से। अब जैसे अगर आप लोग लैपटॉप देखे होंगे या लैपटॉप चलाए होंगे तो उसमें माउस जो रहता है वो टच स्क्रीन से चलता है। माउस जो रहता है किससे रहता है जी? टच स्क्रीन से रहता है, तो ये हमारा टच स्क्रीन कहलाता है। टच स्क्रीन के बाद आता है गेम कंट्रोलर। अब गेम कंट्रोलर का काम क्या होता है कि जो भी आपका वीडियो गेम है, जो भी आपका वीडियो गेम है उससे आप क्या करते हो? अपना स्क्रीन
जो गेम का है उसे कंट्रोल कर पाते हो। क्या ऐसा होता है? हाँ या ना? तो बिल्कुल होता है। उसके बाद आ गया स्कैनर। आप समझो यहाँ पे स्कैनर के बारे में हम बहुत बता रहे थे आप लोगों को। स्कैनर क्या होता है? आप लोगों का जो डिवाइस होता है, जब भी आप कोई भी फोटो स्टेट करते हैं, जीरोक्स करते हैं, या उसको स्कैन करके किसी के पास भेजना हो, हम उसके लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं? स्कैनर का। इसलिए कहता है यूज टू इनपुट इमेज और डॉक्यूमेंट इनटू ए कंप्यूटर। तो पहले उसे कंप्यूटर में लेंगे तब तो भेजेंगे। अगर हमें आपको कोई फोटो भेजना हो या जो भी चीजें आप बनाए हैं उसे भेजना हो, तो पहले क्या करते हो? फोटो लेते हो, फिर व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हो। या व्हाट्सएप में भी कैमरा का सिस्टम है, ध्यान दो, कहाँ पे ध्यान है, व्हाट्सएप में भी कैमरा का सिस्टम होता है, तो उससे भी आप फोटो खींच करके क्लिक करके भेजते हो। ये हो गया स्कैनर। उसके बाद हो गया बारकोड रीडर। कह रहा है यूज टू स्कैन एंड इनपुट बारकोड डाटा। अब जब आप शॉपिंग मॉल में जाओगे तो बारकोड स्कैनर दिखाई देता है, जो लाइनिंग में बना रहता है, लाइनिंग में। ये होता है हमारा बारकोड स्कैनर। ओके, तो बारकोड स्कैनर में क्या होता है? उसे स्कैन करके जो डिवाइस से स्कैन किया जाता है, उस डॉट डॉट लाइन वाला जो स्क्रैच वाला रहता है, वो प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स रहता है, उसे कहते हैं बारकोड रीडर, पढ़ने वाला। जॉयस्टिक्स कह रहा है यूज टू कंट्रोल मूवमेंट और एक्शंस इन गेम और अदर एप्लीकेशन। जॉयस्टिक्स का काम क्या होता है? जो भी गेम होता है उसे मूवमेंट देना या उसे एक्शन देना, या कोई भी गेम हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, उनके ऊपर ये सारा कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक्स का यूज किया जाता है। ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है। अगर कोई पूछे इनपुट डिवाइस कुछ बताओ, क्या बताना? कीबोर्ड, माइक, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन, गेम कंट्रोलर, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक्स। ये 9 टाइप्स का नाम बता सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो भी ले सकते हो। ओके, आई होप आप लोगों का ये जो इनपुट डिवाइस है ये क्लियर हो गया है, इनपुट क्या होता है। अब इनपुट के बाद समझते हैं आउटपुट के बारे में। आउटपुट क्या होता है? इनपुट मतलब होता है लेना, आउटपुट मतलब होता है देना। अब जब आप कुछ देते हो, कंप्यूटर को कुछ देते हो, तो कुछ लेना भी तो पड़ेगा ना। अब जब कंप्यूटर को कुछ लिख रहे थे, उस समय हम कुछ दे रहे थे कंप्यूटर को, और जब कंप्यूटर हमें उसका रिजल्ट देगा तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा जी? आउटपुट मिलेगा। अब ये ध्यान से समझना आउटपुट क्या होता है। पैर को नीचे करके बैठिए और सीधा बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए। कह रहा है एन आउटपुट डिवाइस इज ए पीस ऑफ हार्डवेयर कंप्यूटर दिस डिस्प्ले और present information to the user in a human readable form। मतलब समझना, इंसान जिस तरीके से इसे समझ सकता है उस लायक में इंफॉर्मेशन हमारे डिस्प्ले पर कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू ये जो दिखाता है, ताकि इंसान इसे पढ़ सके। जिस डिवाइस पे दिखाता है कि ताकि इंसान ये पढ़ सके, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे हम किसके ऊपर देख सकते हैं? मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं, स्पीकर के थ्रू वॉइस सुन सकते हैं, प्रिंटिंग के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट हम ले सकते हैं प्रिंट करके, निकाल करके। ये सब हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट मतलब जो हम प्रक्रिया करते हैं, जो काम करते हैं वो देते हैं। आउटपुट मतलब जो हम लेते हैं। कह रहा है कि an output device is a perhaps that takes processed data from a computer and converts into a form that humans can understand or process। मतलब जो भी ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब मानव होता है, इंसान होता है, इंसान के थ्रू जो भी टास्क दिया जाता है, जो भी काम दिया जाता है कंप्यूटर में, और वो टास्क को तैयार करने के बाद मानव को समझने के लिए जो भी मैटर बना करके सामने में दिखाया जाता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हम लोग 3 चीजें समझने वाले हैं। आउटपुट डिवाइस का इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या आउटपुट डिवाइस होना जरूरी है,
अभी हम आप लोगों को इनपुट दे रहे हैं, इनपुट मतलब आपको सिखा रहे हैं। जब इनपुट आउटपुट कब मिलेगा? जब आप कहीं जॉब करोगे, इसी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कहीं काम करोगे तो आउटपुट मिलेगा। इनपुट और आउटपुट के बीच में हमें टाइम चाहिए। टाइम किसका चाहिए? इंप्लीमेंटिंग का। जो चीज आप सीख रहे हो उसे खुद करना जरूरी है। इसलिए बोले कि आज हमारे यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल भी कुछ बताने वाले हैं। जो इनपुट डिवाइस होता है उसका इंपॉर्टेंट क्या होता है इसे समझो। कह रहा बिना आउटपुट डिवाइस का, विदाउट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर वुड बी अनलेबल टू डिस्प्ले द रिजल्ट। मतलब बिना आउटपुट डिवाइस का कोई भी कंप्यूटर डिस्प्ले पर रिजल्ट नहीं दे सकता है। ऑफ देयर प्रोसेसिंग, हमने जो भी प्रोसेसिंग में डाला है या जो चीज हम बनाने के लिए दिया है, जो हम कंप्यूटर को इजाजत दिए हैं कि इसे करो, और जब तक जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो मानव ना हो तब ये रिजल्ट नहीं देगा। क्या आपको लगता है आज गूगल पे आप कुछ भी लिखते हो तब तो रिजल्ट आता है ना? जब गूगल पे हम कुछ लिखेंगे नहीं तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसको रिजल्ट लाने के लिए ह्यूमन मतलब मानव, इंसान को कुछ ना कुछ टाइप करना होता है, इनपुट देना होता है, और जब इनपुट हम लोग देते हैं तो फिर वहां से आउटपुट मिलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कुछ लिखते हो तो सोच समझ के लिखना होता है कि आपको चाहिए क्या, और उसे समझने के बाद कंप्यूटर आपको आपके लायक आंसर देता है। अब इसका फंक्शंस की बात करें तो क्या होता है? कह रहा आउटपुट डिवाइस एलो कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद यूजर एंड अदर डिवाइस। मतलब आउटपुट डिवाइस इजाजत देता है कि कंप्यूटर से आप तक कम्युनिकेट कर सके, मतलब आपको समझा सके, ताकि अदर डिवाइस के थ्रू आप इसे रिस्टिंग कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को आप सर्च कर सकते हो, फिर से मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में आप बना सकते हो। इसे इंक्लूड कर सकते हो एक इमेज में, एक राइटिंग में, एक वीडियो में, या एक ऑडियो में, और भी जो भी आप चाहते हो फिजिकल डॉक्यूमेंट निकालना है। ये सब फंक्शन होता है आउटपुट डिवाइस का। यानी जो भी आपको रिजल्ट मिला है, इनपुट देने के बाद आउटपुट मिला है, उसे आप अपने तरीके से फॉर्मेट बना सकते हो। चाहे उसे कोई लेटर में दे दो, कोई पिक्चर में दे दो। जैसे आप यूट्यूब में जाते होंगे, थंबनेल्स देखने के बाद पता चल जाता है कि इस वीडियो में क्या हो। कोई कहता है गौर से देखिए इस आदमी को, आपको लगता है किसी इंसान के बारे में बताया गया। कोई कहता है कि अभी यहाँ पे हादसा हुआ है, तो हादसा का कोई फोटो दिया हुआ रहता है और कुछ थोड़ा सा मैटर लिखा रहता है, आपको फोटो देखने से पता चल जाता है। जब उस पर क्लिक करते हैं, उसके अंदर जो वीडियो चल रहा होता है, तो वो आपका उसी फोटो के अकॉर्डिंग, जो आपने पिक्चर देखा था उसके अकॉर्डिंग अंदर जाते हैं, उसके थ्रू साउंड सुनाई देता है। अब उसमें से कुछ चाहिए इंफॉर्मेशन तो या तो प्रिंट कर लीजिए, निकाल लीजिए। ये सब हमारा फंक्शंस कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने इनपुट डिवाइस में एग्जाम्पल देखा था, तो आउटपुट डिवाइस में देखिए एग्जाम्पल क्या क्या होता है। कह रहा है कि इसका समान एग्जाम्पल होता है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला एग्जाम्पल नहीं होता। आउटपुट डिवाइस किसे किसे जोड़ा गया आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत? मॉनिटर डिस्प्ले को। जो भी मॉनिटर आपके सामने है, जिस डिजिटल स्क्रीन पर आप मुझे देख पा रहे हो, ये सब हमारा मॉनिटर कहलाता है। अगर कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट को ले जाकर के प्रिंट करवाते हैं, कुछ भी लिखवा करके लाते हैं पेज, तो वो प्रिंटर के थ्रू आता है। जिस डिवाइस से आप आवाज सुन रहे हो वो स्पीकर है। हेडफोन अभी हम खुद लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो। प्रोजेक्टर, अपने सेंटर में प्रोजेक्टर भी अवेलेबल है, जो कि आपको एक वॉल पे कुछ दिखाया जाता है जब भी हम कोई इवेंट्स करके आते हैं। अभी यहाँ पे नहीं, अभी से ध्यान दो। जब भी कोई इवेंट्स करके आते हैं, जैसे अवार्ड मिलता है, तो वो सब वीडियो जब दिखाना होता है हम प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं। लेकिन जब से ये डिजिटल स्क्रीन बराबर लग गया है तो उनका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन रखा हुआ है, मेरे पास अवेलेबल है। तो ये प्रोजेक्टर होता है। और इवन जो भी टेक्निकल डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू आप खुद को रीडर कर सको, पढ़ा सको, पढ़ सको, तो ये सब हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आई होप आप लोगों का आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत 3 चीज सीखे, इंपॉर्टेंट, फंक्शनली और एग्जाम्पल समझ में आ गया। ये था हमारा आउटपुट डिवाइस का सारा कुछ।
आई होप आउटपुट डिवाइस का सारा कुछ क्लियर है। अब हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे जिसको कहते हैं जनरेशन। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा जनरेशन क्या होता है। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, मतलब कैसे कैसे आज यहाँ पे आप मौजूद हैं। अब जरा सोचिए, अगर आज यहाँ पे हैं तो सबसे पहले आप थैंक यू किसे कहना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू हम अपने दादाजी को कहना चाहेंगे, दादाजी के बाद पिताश्री को कहना चाहेंगे, पिताश्री के बाद फिर मैं हूं, मेरे बाद मेरे बच्चे हैं। ये क्या हो रहा है? जनरेशन बन रहा है। अब आप में से जितने भी स्टूडेंट है, अगर आपको पूछा जाए आपका 10th वाला जनरेशन कौन था, क्या नाम था, कहाँ रहते थे, क्या किसी को पता है? नहीं है। मैक्सिमम लोगों को खुद का नाम, उसके पापा का नाम, उसके दादा का नाम, मतलब ये जो लड़का है इनके पापा का नाम, एक लड़का के दादाजी का नाम, बहुत करेगा तो इनके दादाजी के पापा का नाम याद होगा, यानी जिसको कहते हैं परदादा। ठीक है, उसके बाद क्या याद है किसी को? कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। डेट मीन्स क्या कह रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर इस तरीके से आज बना है, जरा सोच लो, आपके दादा के जो दादाजी होंगे, आपके दादाजी के दादाजी जो होंगे, जैसे मेरे दादा के दादाजी जो थे वो एकदम बिल्कुल साधारण आदमी थे। वो हम सुने हैं, अब पता नहीं क्या करते थे नहीं करते थे। उनके दादा के दादाजी जो है उनके बारे में पता ही नहीं है। तो जनरेशन क्या होता है कि पहले जो दादाजी कर रहे थे, क्या मेरे पापा भी वही कर रहे हैं? क्या वो आज मैं भी वही कर रहा हूं? तो नहीं, सबका अलग अलग कुछ ना कुछ डिफरेंट हो गया, और करने का तरीका भी अलग अलग हो गया, सोचने का तरीका भी अलग अलग हो गया। ये सोचने और करने का तरीका कैसे आता है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब सिचुएशन सब समय में अलग अलग हो सकता है, ये आपको मानना पड़ेगा। अभी करेंट सिचुएशन आपका जो है उसके अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो सकता है आपके बाल बच्चे का, उनका सिचुएशन आपके मेहनत करने के कारण उनका सिचुएशन और ज्यादा बेहतर, तो वो और ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? अब चलते हैं जनरेशन के डीप में और इसे समझते हैं कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये क्या होता है जनरेशन। जैसे अपने लोगों का कहता है आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपके दादाजी का नाम, उनके दादाजी का नाम पता ही नहीं। तो वही चीजें होता है, आपको जहां तक याद है, जहां तक पता है, बस उसी से मतलब रखते हैं। मान लो मैं यहाँ पे एक ओरिजिनल फैक्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। जनरेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जनरेशन जानने से ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंप्यूटर किस तरीके से इस मार्केट में डेवलप किया है और आज अपने लोगों के पास क्या अवेलेबल है। ये कंप्यूटर का जनरेशन है। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। कंप्यूटर कब बनाया गया, किसने बनाया, ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं? कंप्यूटर किसने बनाया ये तो जानते ही हैं। आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया, लेकिन चार्ल्स बेबेज के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। तो पहले थोड़ा सा जनरेशन को समझते हैं क्या। कह रहा है इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जनरेशन, अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जनरेशन की हम बात करें, रेफर टू ए पीरियड मेक बाय सिग्निफिकेंट एडवांस इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टाइपिकली categorized into a 5 distinct phase। अब समझो इसको ध्यान से। मतलब कंप्यूटर का जो पीढ़ी है, जो टेक्निकल के क्षेत्र में अलग अलग तरीके का एक्सप्लेन किया गया है, अलग अलग तरीके के लिए उसे यूज किया गया। मतलब जैसा समय आया उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके नया चीजें डाला, ताकि लोगों के लिए ये काम करना आसान हो जाए। और आप लोगों को पता ही है कि आज के समय में जितना भी टेक्निकल चीजें हैं, जितना भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, वो सामने वाला कस्टमर को कैसा चाहिए उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके देता है, ना कि मुझे कैसा चाहिए। यानी मैं अगर संस्था ऑर्गेनाइजर हूं, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मैं हमेशा देखता हूं कि स्टूडेंट को क्या चाहिए और किस तरीके से उसे समझ में आएगा। मैं ये कभी नहीं सोचता कि इस स्टूडेंट से मुझे 10,000 चाहिए, इस स्टूडेंट से मुझे 25,000 चाहिए, इस स्टूडेंट से मुझे 2,000 चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचता।
अब आप में से हर कोई जो भी एडमिशन लिए हैं, अभिनव को भी बैठाओ क्लास में, जो भी एडमिशन लिए हैं सबका फी अलग अलग तरीके से होता है। अब हमारे यहाँ साल में एक बार टैलेंट टेस्ट होता है, जो अपने हुनर और नॉलेज की वजह से हमारे सेंटर में इन करता है, एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम में जो जैसा परसेंट मार्क्स लाता है उसको उसके अकॉर्डिंग फीस लिया जाता है। आप में से कुछ स्टूडेंट जो टैलेंट टेस्ट देते हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कंप्यूटर सीखता है, कोई कुछ बैलेंस भी देता है, कोई 3,000 में भी सीखता है, कोई 10,000 में भी सीखता है, कोई 20,000 में भी सीखता है, कोई यही कोर्स 60,000 में भी सीखता है। तो कोर्स का फीस हमारे यहाँ सबका अलग अलग रहता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कंप्यूटर में जो जनरेशन का कैटेगरी डिवाइड किया गया है उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लोगों को क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ये जनरेशन बनाया गया। कह रहा है कि 5 डिफरेंट फेज में जनरेशन तैयार किया गया है। सबसे पहला जनरेशन में आया वैक्यूम ट्यूब्स, नाम है। सबसे पहला जनरेशन में जो मशीन बनाया गया था उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब्स। अब इसके जब डीप में जाएंगे तब उसे और आसानी से समझेंगे। दूसरा जनरेशन में आया ट्रांजिस्टर। तीसरा में आया इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा में आया माइक्रो प्रोसेसर। और आज जहां पे आप लोग मौजूद हैं, हम लोग मौजूद हैं, ये अभी समय है एआई का। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, बहुत को तो प्रोनाउंसिएशन भी करने नहीं आता है तो शॉर्ट में बोल देता है आज के समय में एआई चल रहा है। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मेरे साथ बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जीईएनसी मतलब जेंस। इसे हिंदी में भी दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब कि इस दुनिया में जितना भी दिमाग है वो कंप्यूटर के पास दे दिया गया है, और आप जो भी चीजें ढूंढते हो उस दिमाग को छान करके, उस दिमाग को निचोड़ करके जो उसका रियल आंसर होना चाहिए, जो उसका सटीक आंसर होना चाहिए, वो आज गूगल आपके सामने में देता है। नाउ ध्यान दो, ये था जनरेशन का डेफिनेशन। 5 प्रकार का डेफिनेशन बनाया गया 5 अलग अलग फेजेस में। पहला जनरेशन हम लोग सीखने वाले हैं। पहला जनरेशन जो हमारा शुरू हुआ 1940 से 1950 तक, यानी कंप्यूटर का जो वैक्यूम ट्यूब्स नाम का जो पार्ट्स बना था वो 1940 से 1950 तक चला था। सेकेंड जनरेशन 1950 से 1960 तक चला था। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 तक चला था। फोर्थ जनरेशन जो चौथा जनरेशन हुआ था 1970 से, उसका कुछ ऐसा पार्ट्स है जो अभी भी काम हो रहा है। और फिफ्थ जनरेशन हमारा जो है वो अभी हम बता चुके हैं, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो आने वाले समय में जब तक नया जनरेशन ना आ जाए तब तक ये चलेगा। अब जनरेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप से होता है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरवेल्म नहीं होइएगा, कभी नहीं ओवरवेल्म होइएगा। ध्यान दीजिए, 1940 से 1950 में जो जनरेशन चला था इसमें क्या किया गया था? कैरेक्टर लिखा जाता था जो वैक्यूम ट्यूब के थ्रू लिखा जाता था। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट में समझाएंगे, जब हम जनरेशन के बारे में किसी और दिन बात करेंगे फिर इनके डीप में जाने वाले, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि ये वीडियो या ये क्लास थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आज हमें प्रैक्टिकल भी देखनी। सिंपल में याद रखना, पहला जनरेशन 1940 से 1950 तक चला था। उसमें जो पार्ट्स का, जो मशीन का यूज किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब था, जो पावर को हमेशा ज्यादा खाता था, मतलब बहुत बड़ा साइज होता था। देयर कंप्यूटर वेर लार्ज मतलब बड़ा। आज जहां बैठे हैं लगभग वो 1000 स्क्वायर फीट में है। तो जो पूरा रूम 1000 स्क्वायर फीट में है, आज जो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पर बैठे एक कोना में एक छोटा सा जगह पे हाथ पे रख करके हम लोग काम करते हैं, वो कंप्यूटर 1940 के समय में 1000 स्क्वायर फीट में था। तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा मशीन रहेगा उतना मेंटेनेंस करने में समय लगेगा। सेकेंड जनरेशन 1950 से 1960 तक जो चला था उसमें ट्रांजिस्टर रिप्लेस किया गया था वैक्यूम ट्यूब के जगह पे, ताकि ये
थोड़ा सा मशीन को छोटा किया जा सके और थोड़ा फास्ट किया जा सके कंप्यूटर को, थोड़ा फास्ट किया जा सके कंप्यूटर को, ताकि ये लोगों के लिए आसान काम कर सके। तीसरा जो जनरेशन हमारा चला था 1960 से 1970 तक, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया था, जो हमने शुरुआत में आईसी के बारे में बताया था, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। जब इंटीग्रेटेड सर्किट आया तो वहां से हम लोगों का क्या हुआ, थोड़ा सा कंप्यूटर मुझे भी समझने लगा, मैं भी समझने लगा कि कंप्यूटर किस तरीके से कार्य किया जाता है। मैं मतलब ह्यूमन जिस वक्त बनाया जा रहा था, कह रहा है कि वेयर इंट्रोड्यूस फादर सॉरी फ्यूचर इंक्रीजिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी व्हाइल रिड्यूसिंग साइज, मतलब साइज को और छोटा किया गया, इसे पढ़ने लायक बनाया गया और फास्ट किया गया। एक लाइन में समझना है तो जितना बड़ा जनरेशन, जितना बड़ा कंप्यूटर और जितना बड़ा स्लो काम करता था 1940s में, सेकेंड जनरेशन जब शुरू हुआ थोड़ा सा फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन फास्ट हो गया, पढ़ने लायक हो गया, समझने लायक हो गया। सेकेंड जनरेशन के तुलना में थर्ड जनरेशन और ज्यादा फास्ट हो गया और ये थोड़ा सा और साइज छोटा हो गया। 1970s में इसमें जब माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया तो कंप्यूटर का जो नाम रखा गया पीसी, यानी पर्सनल कंप्यूटर। उसी समय से पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। ये कंप्यूटर यहां से दुनिया में आना शुरू हो गया। जो कंप्यूटर बनाया गया वो एफोर्डेबल था, एफोर्डेबल मतलब लोग खरीद सकता था, पोर्टेबल था, उसे कहीं भी जाकर के सेट किया जा सकता था, और पावरफुल था, काम किया जा सकता था। जब माइक्रो प्रोसेसर लगा तो हर किसी को पता चल गया कंप्यूटर नाम का भी कोई मशीन है। जैसे हम लोगों को रॉबर्ट नाम का मशीन पता चल गया है रॉबर्ट मूवी देखने से, उसी तरीके से पता चल गया कंप्यूटर नाम का भी कोई मशीन है। और फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है वो सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर है जी, एआई के ऊपर है। एआई को कहते हैं मशीन लर्निंग, क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग। और क्वांटम कंप्यूटिंग एमोइंग फॉर सिमिलर एंड मोर कैपेबिलिटी मशीन, मतलब ये जो है इस दुनिया में जितना भी दिमाग है उसको एक छोटा बना दिया जाता है और इसे आसान भाषा में आपके सामने में प्रस्तुत करता है, जो एआई का समय चल रहा है अभी। ये था हमारा जनरेशन। आई होप पहला जनरेशन, अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर में कितना जनरेशन हुआ तो 5 जनरेशन। पहला जनरेशन जिसमें हम लोगों के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया गया था 1940 से 1950 तक। सेकेंड जनरेशन 1950 से लेकर के 1960 तक, जिसमें ट्रांजिस्टर लगाया गया था, ट्रांजिस्टर के कारण पढ़ना आसान हो गया। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 तक, जिसमें आईसी लगाया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया, जिसके कारण हो गया कि साइज छोटा हो गया, पावर सप्लाई कम लेने लगा और काम थोड़ा सा करने लगा। फोर्थ जनरेशन जब इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया 1970s में या 1970s के बाद 80 के बीच में, तो ये साइज भी छोटा हो गया, काम भी अच्छा करने लगा। और पांचवा जनरेशन अभी के समय में जो चल रहा है वो एआई है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जनरेशन पढ़ करके समझ करके मजा आया। मजा आया तो चैट एंड कमेंट में मजा लिखिए, और अगर क्लियर समझ में आ गया तो दोनों थंब दिखाइए। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थंब दिखाने का स्टाइल अलग अलग है सबका, बहुत अच्छे। अब चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक जब भी हम लोग क्लास में आते हैं तो वो एक एक करके इंपॉर्टेंट होता जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को समझिए। जितना हम लोग पढ़ते जाते हैं उतना नॉलेज बढ़ते जाता है, और उस नॉलेज का हम लोग अच्छे से यूज कर पाते हैं और उस नॉलेज पे काम कर पाते हैं। जनरेशन के बाद आ गया क्लासिफिकेशन। जनरेशन और क्लासिफिकेशन के लिए हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेंगे, जहां पे हम इसको और डीप में समझेंगे। कब, जब हम कंप्यूटर पर बैठ करके कुछ दिन काम कर लेंगे, उसके बाद जब हम ये सेशन लेंगे, ये क्लास कराएंगे, तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। और ज्यादा अच्छे तरीके से क्या होगा, समझ में आएगा जब हम इसे, एक मिनट को, ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ जो हम क्लासिफिकेशन का सेशन समझने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कंप्यूटर का जो हम लोगों का साइज डिफाइन किया गया था, किस किस पर्पज से किया गया था। कह रहा है कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज। हम अभी बता रहे थे ना कि पहला जनरेशन का साइज अलग था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ साइज को सेट किया गया, साइज को चेंज किया गया, कंप्यूटर फास्ट हुआ। ये किस तरीके से साइज को सेट किया गया और उसे किस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये पूरा चीज क्लासिफिकेशन के द्वारा बताएंगे। कह रहा है कि इसका फंक्शनली और पर्पस लीडिंग टू कैटेगरीज लाइक माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जो हम लोगों का पर्सनल कंप्यूटर है वो एक समय में माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। और ये जो माइक्रो कंप्यूटर है उसे किस किस जगह पे काम किया जाता उनके बारे में भी समझने वाले। हम यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, मिनी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, मेन फ्रेम जानते हैं, सुपर कंप्यूटर जानते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर, एज वेल एज जनरल एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। यानी कि अगर कोई पूछे कंप्यूटर कितने टाइप का होता है तो कई टाइप्स का होता है। फंक्शन के हिसाब से अलग होता है, बेस साइज के हिसाब से अलग होता है और पर्पस के हिसाब से अलग होता है। इसलिए कहता है कि क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से उसे अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है। जैसे अगर कोई पूछे कंप्यूटर साइज के हिसाब से बताओ कितने टाइप का है, तो वो हमारा 4 टाइप का है। कोई पूछे अगर हम फंक्शनली के हिसाब से समझेंगे तो वो 3 तरीके का है। कोई कहे अगर हमें पर्पस यानी मकसद क्या था कंप्यूटर बनाने के पीछे उसे अगर समझना है तो वो 2 टाइप का। साइज के हिसाब से कंप्यूटर को 4 भाग में डिवाइड किया गया, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ध्यान से समझना। अगर पूछे कंप्यूटर साइज के आधार पर कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। फर्स्ट वन मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर। जब हम आप लोगों को स्पेशल करवाएंगे क्लास इनका फंडामेंटल का लास्ट, तो उसमें हम ये सब का साइज, डिजाइन, कलर, स्टाइल किस तरीके से कितना दिमाग लगाया गया था इनके डीप थ्योरी में जाने वाले हैं। अभी सिंपल हमें समझो, साइज के हिसाब से कंप्यूटर 4 प्रकार का, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। और फंक्शनली के हिसाब से 3 प्रकार का कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और अगर पर्पस के हिसाब से देखा जाए, एक हो गया जनरल पर्पस, एक हो गया स्पेशल पर्पस, एक हो गया जनरल पर्पस, एक हो गया स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में अपना लोग आते हैं, स्पेशल पर्पस में साइबर आता है, कोई स्पेशल ऑफिस आता है जो स्पेशल साइबर के लिए बनाया गया है। तो ये अलग अलग टाइप का अलग अलग कंप्यूटर होता है। ये था हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का बेसिक नॉलेज, जहां पे आज हमने बहुत कुछ सीखा। ये था फंडामेंटल का पूरा क्लास, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज पढ़े, कंप्यूटर फंडामेंटल क्यों पढ़ा जाता है, कंप्यूटर फंडामेंटल का महत्व क्या है, कंप्यूटर के बारे में सीखा, डाटा प्रोसेसिंग सीखा, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, जनरेशन, और अभी जस्ट क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किए। याद रखिए इनपुट, जनरेशन और क्लासिफिकेशन को जो कंप्लीट किए हैं ये शॉर्ट क्लास है। यहाँ पे शॉर्ट का मतलब छोटा नहीं कह रहा हूं, उसमें सिर्फ उतना ही बता दिया गया जितना अभी याद रखना है। आने वाले क्लास में जब हम इसको और एक्सप्लोर करने वाले हैं, जनरेशन के समय पहला जनरेशन जब बना था उस समय किस तरीके का थॉट था, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या था, किस तरीके से सोचा गया था, उसमें कितना डीप थ्योरी लगा था, कितना डीप दिमाग लगा था, कौन कौन आदमी मिल करके बनाया था, ये सारा कुछ समझने वाले हैं और उससे देखने वाले, पहचानने वाले। यहाँ पे हम फंडामेंटल को कंप्लीट करते हैं। ये था आप लोगों का फंडामेंटल का पूरा क्लास, कंप्यूटर फंडामेंटल का, जो आपके पास पीडीएफ में भी अवेलेबल है। यहाँ पे फंडामेंटल कंप्लीट करते हैं। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम लोग कंप्यूटर पर बैठेंगे काम करने के लिए, किस तरीके से काम किया जाए, उसके लिए क्या पढ़ना जरूरी। अब ध्यान दीजिए,
कल से जो आप लोगों का क्लास चलने वाला है, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे जो क्लास चलने वाला है, वो सिस्टम पर बैठ करके काम करना। अब क्या काम करोगे, कैसे करोगे, कंप्यूटर पे किस तरीके से बैठा जाएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे क्लियरली समझने समझने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों का आधा घंटा का सेशन बचा है, यहाँ पे पूरा फोकस रखेंगे, इधर उधर माइंड नहीं ले जाएंगे। अगर ले गए तो फिर आप लोगों को कंप्यूटर पर जब बैठोगे तो दिक्कत होने वाला। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे जब भी हम लोग इंडिया के, या सॉरी इंडिया कह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पर बैठोगे, तो जब पहली बार कंप्यूटर ओपन करते हैं, वो किसके माध्यम से ओपन होता है, तो वो होता है विंडोज के माध्यम से। किसके माध्यम से ओपन होता है, विंडोज के माध्यम से। अगर कहीं सवाल पूछा जाए कि फंडामेंटल जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं, तो बोलेगा कंप्यूटर के बारीकी को समझने के लिए फंडामेंटल पढ़ा जाता है। जैसे अगर कोई अपना लोगों से नाम पूछता है, फादर्स नेम पूछता है, एड्रेस पूछता है, किस लिए पूछता है, मुझे समझने के लिए। अगर मुझे समझ जाता तो उसको उस नाम से बुलाया जाता है। अगर फंडामेंटल ही पता ना हो, नाम पता, एड्रेस ही ना पता हो, तो क्या सामने वाला मुझे उस नाम से बुला सकता है, हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बुला सकता है। इसलिए विंडोज पढ़ना अब जरूरी है। विंडोज कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज क्या होता है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो विंडोज जब भी कंप्यूटर में हम लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं, तो खुलने का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया जो है वो विंडोज है। ध्यान से समझना, क्या है, विंडोज है। अगर दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में विंडोज नहीं होगा तो कंप्यूटर ओपन नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि विंडोज क्या है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर काम किया जाता है, कंप्यूटर को ओपन किया जाता है। अब विंडोज के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझ। विंडोज के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग विंडोज का इंपॉर्टेंस समझेंगे। उसके बाद विंडोज में कौन कौन सा प्रोग्राम होता है उसे जानेंगे, और उस प्रोग्राम में सबसे पहला प्रोग्राम हम लोगों का क्या होता है वो जानने वाले हैं। तो पहले यहां तक समझते हैं इंपॉर्टेंस। अब याद रखना, हम आप लोगों को इसी क्लास में, आप लोगों को आज जो 6 दिन का क्लास चल रहा है, छठा दिन, हम आप लोगों को एक चीज बताए थे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो विंडोज को चलाने के लिए किया जाता है। हम जब सिस्टम सॉफ्टवेयर समझा रहे थे, अगर आप लोगों को याद होगा, तो वहां पे हम बताए थे अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, कंप्यूटर नहीं चल सकता। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर कंप्यूटर को चलाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहना जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रहना जरूरी है। अब विंडोज को हम यहाँ पे और थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं, ताकि आप लोगों का विंडोज का और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, जैसा अभी फंडामेंटल में आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब ये ध्यान से समझो, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन हो गया। मान लो ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन हो गया, जहां पे आप कुछ भी काम करते हो। ध्यान से समझना, कुछ भी काम करते हो। और ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है, इस कंप्यूटर स्क्रीन पे जब भी कोई काम करता है, तो मान लो यहाँ पे एक यूजर बैठ करके काम करता है। यूजर मतलब उपयोग करने वाला, एक यूजर। ये एक आदमी है या एक लड़का है, ये काम कर रहा है। ये जब काम करता है तो कैसे करता है, ध्यान से देखना, फिगर पे नहीं जाना, समझो बात को, ठीक है। ये कैसे करता है, ये जो लड़का है, ये जो या यूजर है, जो भी आप समझो, ये जो यूजर है, अब ये कैसे काम करेगा, तो ये जब भी कंप्यूटर पे बैठ करके कोई एक काम करता है, पहले इससे समझो। जब ये ओपन हो जाता है, ये पूरा स्क्रीन जब आप ओपन कर देते हो, पूरा स्क्रीन जब ओपन करते हो, तो ओपन जो होता है किसके माध्यम से होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जी, विंडोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंडोज। क्यों कहा जाता है, ध्यान से समझना, यहाँ पे भी एक साइंस है। मान लो कोई राम है, कोई कास्ट है राम, कोई कास्ट है यादव, कोई कास्ट है क्या बोलते हैं धोबी, कोई कास्ट है, अलग अलग कास्ट है, धोबी मतलब रजक।
तो आपने गांव देहात में सुने होंगे, हमेशा कहता है कि ये गुआर है, ज्यादा मतलब गुआर है। कोई अगर शर्मा है उसे कुछ भी बोला जाता है, कोई अगर अलग कास्ट है अलग अलग तरीके से कमेंट किया जाता है। लेकिन जब कहीं जाता है तो वो अपना नाम रिस्पेक्ट के साथ बताता है, फलना कुमार झा, फलना कुमार सिंह, फलना कुमार ये। तो क्या बताया जाता है, रिस्पेक्ट के साथ बताया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसी तरीके से वो कैटेगरी हो गया कास्ट के हिसाब से। कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो हम इंजीनियर बता सकते हैं, हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जब भी आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनोगे, सक्सेस होंगे, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाओगे। क्या कहलाओगे जी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जब हम लोग विंडोज पे काम करते हैं, तो जब पहली बार ये लड़का इलेक्ट्रिसिटी देकर के इसे ओपन करेगा, तो ये किसके द्वारा ओपन होता है? विंडोज के द्वारा ओपन होता है। किसके द्वारा ओपन होता है? तो विंडोज के द्वारा। अब जब ये ओपन होता है, तो ये जो पूरा स्क्रीन जब ओपन हो जाता है इस लड़का के द्वारा, ये पूरा स्क्रीन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओपन हो गया पूरा स्क्रीन। जब आपको इसके ऊपर लाइट या कुछ लेटर लिखा हुआ दिखे, ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो स्क्रीन है, ये भी विंडोज ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर जितना भी काम करना है, यहाँ पे इस कॉर्नर में जो विंडोज सिस्टम बना रहता है, इसके द्वारा ही जाना पड़ेगा। इसलिए विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, यानी चलाने वाला यंत्र कहा जाता है। जब विंडोज चलाते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखते हैं? अगर कोई पूछेगा विंडोज तो कैसे बताना है, बोलेगा विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एक कंप्यूटर में एक बार लगाया जाता है ताकि कंप्यूटर को चलाया जा सके। आई होप ये क्लियर है। अगर आप विंडोज का थ्योरी देखना चाहते हैं, हमने यहाँ पे विंडोज के लिए आप लोगों का पीडीएफ थ्योरी दिया हुआ है, और आज आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, और ये सर के थ्रू मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए, वो यहाँ पे देखिए विंडोज का डिफिनेशन दिया हुआ है, डिफिनेशन दिया हुआ। कह रहा विंडोज इज ए सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सीरीज है जिसे डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य करती है। क्या करती है जी? सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। कह रहा डेट मैनेज ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी ये जो विंडोज लगाया जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को लगाया जाता है ताकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जा सके, चला दिया जा सके, चला दिया जा सके। इट इज यूज ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट एंड और भी अदर डिवाइस। इसका उपयोग आपका कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या कोई भी ऐसा डिवाइस है जिस पे काम किया जाता है। अब कहता है कि ये काम किस तरीके से करता है, ध्यान से समझना, ये काम किस तरीके से करता है। कह रहा है कि विंडोज यूज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज को जो यूज किया जाता है वो किसके मदद से यूज किया जाता है? जीयूआई के मदद से। That lets user interact with the computer using icon, button and menus। यानी अभी हम कहीं भी जाते हैं तो आपको पता चल रहा है ना कि सर कहाँ कहाँ जा रहे हैं कर्सर लेकर के। ये क्या होता है? इंटरेक्ट कर रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि आप कंप्यूटर के किस जगह पे या किस एरिया में जा रहे हो। जो भी चीजें दिख रहा है, लिखा हुआ मेनूज दिख रहा है, क्रिएट दिख रहा है, या आस्क एआई असिस्टेंट, या जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप लोगों को दिखाता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। और कहता है कि ये इट अलाउ यूजर टू ओपन प्रोग्राम, यानी विंडोज का काम क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने का इजाजत देता है। अब जरा सोचो, आपने घर बनाया, क्या बनाया आपने? घर बनाया, और घर बनाने के समय में आप क्या किए? दरवाजा दिए ही नहीं, तो निकलोगे कैसे? तो जो हम दरवाजा देते हैं तो वो हमारा विंडोज हो गया आने जाने का। डोर इंग्लिश में बोलते हैं, कंप्यूटर में विंडोज होता है। अगर विंडोज को और एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, यहाँ पे एक कहानी समझ लो, पता चल जाएगा। आप सब ने ट्रेन में सफर किया है, हाँ या ना? सफर किया तो दोनों थंब दिखाओ। ट्रेन में सफर किया है। अब जब भी ट्रेन में जाते हो, चाहे वो किसी भी टाइप का, पैसेंजर का अलग टाइप का डब्बा रहता है, ठीक है, जिसे सवारी गाड़ी कहते हैं। स्पेशल ट्रेन का अलग तरीके का रहता है, और जो सुपर फास्ट होता है उनका अलग रहता है। जब आप एसी वाला बॉगी में जाते हो तो उनका स्टाइल अलग रहता है, जनरल स्लीपर में जाते हो उनका अलग रहता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं
पैसेंजर ट्रेन यानी सवारी गाड़ी का लेते हैं। मान लो सवारी गाड़ी में एक डब्बा में कितना गेट होता है बताओ, इशारा से बताओ या लिख करके बताओ कितना रहता है। कोई कह रहा है चार, चार कह रहा है, एक कह रहा है छह, और किसी को पता नहीं है। जो छह कह रहा है वो राइट आंसर है, वो जो छह कह रहा है वो राइट आंसर है, क्योंकि पैसेंजर वाले डब्बे में छह टाइप का गेट रहता है, और छह टाइप का गेट रहने के बावजूद तीन गेट लेफ्ट साइड से, तीन गेट राइट साइड से, ताकि जिधर जो स्टेशन आवे उसके अकॉर्डिंग उधर से निकला जा सके। अब हर एक गेट के बाद, हर एक गेट और दूसरे गेट के बीच, एक गेट और दूसरे गेट के बीच में एक इमरजेंसी विंडोज होता है, जो बहुत बड़ा गैप रहता है, उससे भी लोग अपना सामान अंदर दे देते हैं या उससे भी बाहर निकल सकते हैं इमरजेंसी में। वहां पे हिंदी में भी लिखा रहता है आपातकालीन खिड़की, अगर इंग्लिश में बोले तो लिखा रहता है इमरजेंसी विंडोज हियर, विंडोज, यानी कि वो खिड़की इतना बड़ा होता है उनके थ्रू अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं इमरजेंसी में। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो, पता नहीं हो, अपने बिहार से बहुत ट्रेन जाते रहता है, और खास करके जनसेवा जैसे ट्रेन में देखिए जो पूरा जनरल हो, उसमें जाकर के देखिए कभी स्टेशन पे इतनी भीड़ रहती है मजदूरों की एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने की, कि वो सब गेट से नहीं घुसता है, कहीं जहां जगह मिला वहां से घुस जाता है। और खास करके सावन के समय में तो आप लोग देखे ही होंगे, ये बताने की कोई जरूरत है क्या। चलिए, तो ये था विंडोज जिसके द्वारा अंदर जा सकते हैं और उसी से हम बाहर भी निकल सकते हैं। कंप्यूटर में इसका क्या मतलब होता है, कंप्यूटर में यही हो गया कि अगर किसी भी प्रोग्राम को खोलना हो तो विंडोज में जाना ही पड़ेगा। एक चीज माइंड में फिक्स रखो, विंडोज में जाना ही पड़ेगा, इसलिए ये विंडोज प्रोग्राम होता है। अब जब विंडोज में जाओगे तो ये प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम को खोलने का काम करता है, जो भी मेनूज आपको दिखाया जाता है और एक्सेस दिया जाता है ताकि भविष्य में कोई प्रिंटिंग कर सके, किसी टाइप का वीडियो बना सके, कोई चीज चला सके, ये हमारा वर्क होता है। कह रहा विंडोज आल्सो मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। अब विंडोज ये नहीं कहता कि हम एक बार में एक ही प्रोग्राम खोलेंगे, आप वीडियो गेम खेल रहे हो तो आप गाना नहीं सुन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। या आप कुछ लिख रहे हो तो आप वीडियो गेम या म्यूजिक नहीं सुन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक साथ मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं, इसमें ऐसा क्षमता होता है, कैपेबिलिटीज होता है, एक साथ कई काम को कर सकते हैं, इसलिए कहता है मल्टीपल एप्लीकेशन टू रन एट ए टाइम, एक समय में कई एप्लीकेशन को हम चला सकते हैं। तो पहला जो विंडोज मार्केट में लॉन्च किया गया, जो कंप्यूटर में लगाया गया था, वो 1985 का लगाया गया था। विंडोज का आविष्कार कब हुआ था, जो वर्जन 1.0 था 1985 में। उसके बाद ध्यान से देखना, और 1985 में जो विंडोज लगाया गया था उसमें जो यूज किया जाता तो वो MS DOS यूज किया जाता था। पहला जो प्रोग्राम इसमें लॉन्च किया गया था MS DOS। MS DOS क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या हम आगे सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉस के बारे में, क्योंकि अभी इसका जरूरत नहीं के बराबर पड़ता। अगर कोई पूछ दे इंटरव्यू में डॉस सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पढ़े हो, ध्यान से समझना, माइक्रोसॉफ्ट डॉस कमांड पढ़े हो या जानते हो, उसके बारे में सुने हैं तो बोलना है हाँ बिल्कुल सुने हैं, हमारे सर क्लास में करवा रहे थे। तो बोलिएगा डॉस एक कमांड प्रॉम्प्ट है। क्या बोलिएगा, MS DOS एक कमांड प्रॉम्प्ट है जो आने वाले समय या बीते गए समय में कब कौन सा दिन था, ये सारा कुछ दिखाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, डॉस के द्वारा। एक बार फिर से समझो, ध्यान दो, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं जाओगे, ट्रेनिंग्स में कहीं जाओगे तो 100% ये सब पूछता है। क्यों कि ये प्रोग्राम बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब गूगल का जमाना है, लेकिन फिर भी आपको निकालना हो तो कई टाइप का हम सवाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पास जॉब में रखना हो हम रख सकते हैं, नहीं रखना हो तो 1000 बहाना है निकालने के लिए, है कि नहीं, हाँ या ना। तो उसी तरीके से ये सवाल कर सकता है, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर पता होना चाहिए डॉस का काम होता है कमांड प्रॉम्प्ट लेना। क्या काम होता है, कमांड प्रॉम्प्ट लेना। कह रहा है कि द नेम विंडोज,
कम फ्रॉम द विंडोइंग सिस्टम। जिस समय GUI यूज किया गया था उस समय विंडोज को विंडोइंग के नाम से जानता था, लेकिन रिसेंट वर्जन में इसे विंडोज के नाम से जाना जाता है। कह कि द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज कंज्यूमर, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट और विंडोज 11। अभी जो करेंट में जो पर्सनल कंप्यूटर पे लोग सिस्टम पे यूज कर रहा है वो हमारा है विंडोज 11। हम लोग भी जो सीखने वाले हैं ये कोर्स पूरा विंडोज 11 पे सीखने वाले हैं। विंडोज 10 लॉन्च किया गया था 2015 में, विंडोज 8 लॉन्च किया गया था 12 में, विंडोज 7 लॉन्च किया गया था 2009 में, जो अभी भी 99% इंस्टीट्यूट में, इवन हमारा जो स्टूडेंट सब सेंटर खुला हुआ है वो भी विंडोज 7 ही पढ़ाता है। लेकिन हम लेटेस्ट वर्जन हर एक साल कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। ये इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का इतिहास है, क्योंकि हम नया नया नॉलेज लाते हैं ताकि आपको नए नॉलेज दे करके एक अच्छे लेवल पे ले जाया जा सके। नेक्स्ट विंडोज आया था 2007 विस्टा के नाम से, 2007 में लॉन्च किया गया था, और XP 2001 में लॉन्च किया गया था जो विंडोज XP के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डॉस के बारे में भी हम दिए हुए हैं, आपको जब PDF मिलेगी डॉस के बारे में भी दिए हुए हैं। अभी इसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाओगे, कंप्यूटर बहुत ज्यादा भारी लगने लगेगा। इसलिए जितना बोल रहे हैं उतना ही करना है, खास करके शुरुआत में। पहला पेज इंपोर्टेंट ऑफ विंडोज, MS-DOS ये सब छोड़ दो। यहाँ पे बोले थे ना कमांड का यूज किया जाता है, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सबको रखना है, अभी लिखना भी नहीं है। ये सब हो गया हमारा कीवर्ड जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है ये सब। जब हम आगे जाएंगे तो इसे सीखने वाले हैं। CD क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होता है, कॉपी क्या होता है, ये सारा कुछ समझेंगे। अभी सिंपल समझो, हम चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर, कौन सा प्रोग्राम पहले हमें काम करना चाहिए। ध्यान से देखो, हमें चलना है, जो पेज पर हम लोग काम करेंगे वो पेज हमारा होगा शायद 13 में होगा। हाँ चलो यहाँ पे आ गए, क्लिक से ये पेज नंबर है 13, याद रखिएगा ये पेज नंबर है 13। आपको यहां से अभी ध्यान देना व्हाट इज विंडोज के बाद। क्लियर है, समझ में आ रहा है? डॉस के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन अभी ध्यान नहीं देना, अभी सिंपल पहले समझेंगे, कंप्यूटर पर बैठना सीखेंगे। जब भी आपको बोलेंगे कंप्यूटर पर, जब भी आप बैठिएगा तो आपको बोला जाएगा क्लिक करो। क्या बोला जाएगा? क्लिक करो। अब भाई बताओ क्लिक कैसे करना है? तो क्लिक करने के लिए ये जो माउस है, ध्यान से देखना, ये जो माउस है इसमें आपके पास कितने टाइप्स का बटन होता है? ये 3 प्रकार का बटन होता है, ध्यान से देखना, 3 प्रकार का बटन होता है। ये पहला बटन, ठीक है, फिर ये हो गया हमारा दूसरा बटन, ये जो है ये हमारा दूसरा बटन होता है, और ये जो बीच वाला यहाँ पर रहता है इसे बोला जाता है स्क्रॉल, जो जस्ट लाइक एक पहिया की तरह या चक्का की तरह बना हुआ रहता है। अभी यहाँ पे बोले पहले ही डिजाइन पे नहीं जाना, समझना ऐसे। और ये जो बटन है हमारा, ये वाला जो बटन है इसे क्या बोला जाता है जी? लेफ्ट बटन, LB मतलब लेफ्ट बटन बोला जाता है। और ये जो होता है हमारा, ये हो गया राइट बटन। ध्यान से समझो, अभी से ध्यान इधर उधर मत दो। ये हो गया हमारा राइट बटन, और ये बीच वाला पूरा क्या हो जाएगा जी? माउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूरा बीच वाला माउस हो जाएगा। और ये जो बीच वाला बटन है, ये बीच वाला बटन जो है इसे बोलते हैं स्क्रॉल। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल। ओके, ये स्क्रॉल हो जाता है। अब जब भी आपको माउस का यूज करके क्लिक करने का उपयोग पूछा जाएगा तो ध्यान ध्यान से समझना इसका यूज कैसे किया जाता है। ये बारीकी से समझना जरूरी है, क्योंकि है छोटा चीज, आने वाले से याद रखना। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी पूछा जाएगा हाउ टू यूज क्लिक या व्हाट इज क्लिक, यानी क्लिक का उपयोग कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारा क्या था जी? लेफ्ट बटन है, ये साइड वाला लेफ्ट बटन है, ये बीच वाला राइट बटन है, और ये जो चक्का की तरह बटन बना हुआ है ये स्क्रॉल बटन है। जब भी आपको कहा जाएगा कि बेटा क्लिक करो, तो क्लिक करने के लिए जब भी बोला जाएगा CLICK, क्लिक करो, करो, याद रखना क्लिक करो। ये कहता है क्लिक कीजिए या क्लिक करो, तो आपको क्या करना है? कौन सा बटन दबाना है? तो आपको आंख बंद करके कौन सा बटन दबा देना है? लेफ्ट बटन। क्या दबाना है? लेफ्ट बटन। तो इसे अगर हिंदी में पूछा जाएगा कि क्लिक का एक्सप्लेन करो हिंदी में, तो बोलना है माउस के बायां बटन दबाने की क्रिया को क्लिक कहते हैं।
अगर इसी चीज को इंग्लिश में पूछा जाएगा क्लिक क्या होता है, तो बोलेंगे प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ माउस एज नॉन एज क्लिक, यानी माउस के बायां बटन दबाने की क्रिया को क्लिक कहते हैं। अब जब राइट क्लिक की जरूरत होगा तो आपको खुद बोला जाएगा राइट क्लिक करो, तब क्लिक नहीं बोला जाएगा, तब बोला जाएगा राइट क्लिक करो। जब राइट क्लिक करो बोला जाएगा तो समझ लेना तब कौन सा बटन दबाना है जी, राइट क्लिक करना है, राइट बटन दबाना। कौन सा बटन दबाना है, तो राइट बटन दबाना है। तो यहाँ पे क्लिक का ये ऑप्शन होता है कि प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ माउस एज नॉन एज क्लिक। अब जब क्लिक समझ में आ गया क्लिक कैसे किया जाता है, अब देखते हैं प्रोग्राम क्या सब होता है वर्डपैड के अंतर्गत। इसमें हम सबसे पहला जो प्रोग्राम विंडोज के अंतर्गत कौन कौन सा प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहला प्रोग्राम हमारा होता है वर्डपैड, दूसरा होता है नोटपैड, तीसरा होता है पेंट ब्रश, चौथा होता है मल्टीमीडिया, कैलकुलेटर एंड गेम्स, ये होता है। तो जब हम लोग पहला प्रोग्राम सीखेंगे उसके बाद नोटपैड सीखेंगे, फिर पेंट सीखेंगे, फिर मल्टीमीडिया सीखेंगे। तो वर्डपैड के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानने वाले वर्डपैड को कैसे ओपन किया जाए, इसलिए बोले थोड़ा ध्यान रखना। वर्डपैड को ओपन करने के लिए सीखने वाले हैं, और वर्डपैड ओपन करने के बाद फाइल, होम और व्यू के अंतर्गत क्या क्या चीजें होता है ये भी समझने वाले हैं। अब वर्डपैड जब खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, तो ये था हमारा वर्डपैड, यानी विंडोज के अंतर्गत कौन कौन सा प्रोग्राम है, वर्डपैड, नोटपैड, पेंट ब्रश, मल्टीमीडिया, कैलकुलेटर एंड गेम। वर्डपैड, अभी इसके डिफिनेशन पे ज्यादा नहीं जाएंगे, ध्यान से समझना। वर्ड मतलब शब्द, पैड मतलब लिखने का जगह। जैसे एग्जाम में जाते हैं हम लोग, एग्जाम में तब क्या जाते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं। 10th में जब आप एग्जाम देने गए होंगे, आपके साथ में एक एग्जाम पैड होगा जिसपे एडमिट कार्ड लगा होगा। तो यानी कि जब आपको कॉपी दिया जाता है तो उस पैड पर रख करके हम लोग लिखना शुरू करते हैं, तो वो पैड होता है, एग्जाम पैड होता है। तो उसी तरीके से वर्ड मतलब शब्द, पैड मतलब लिखने का जगह। तो जिस जगह पे आप लिखते हैं वो आपका वर्ड पैड कहलाता है। अब ये वर्ड पैड कैसे खोला जाता है इस चीज को समझना, ध्यान से देखना। हाउ टू ओपन वर्ड पैड प्रोग्राम, कह रहा है कि सबसे पहले क्लिक करो स्टार्ट बटन पर। अब ये समझना जरूरी है स्टार्ट बटन है क्या। अगर स्टार्ट बटन नजर नहीं आवे तो आप अपने कीबोर्ड में जाके विंडोज बटन प्रेस कर सकते हो, और जैसे स्टार्ट बटन या विंडोज बटन आपने यूज किया है, आपको टाइप करना, लिखना वर्ड पैड इन विदाउट स्पेस। वर्ड पैड किस में लिखना है, बिना स्पेस का लिखना, और इंटर बटन दबा देना। जैसे इंटर दबाओगे तो आपका वर्ड पैड खुल जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब आप कंप्यूटर खोलोगे ये वॉलपेपर अलग अलग हो सकता है अलग अलग कंप्यूटर पे, सो यहाँ पे ओवरवेल्म नहीं होंगे। ये सब हमारा वॉलपेपर है, ये हमारे लैपटॉप का अपना पर्सनल वॉलपेपर है। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो दिस पीसी लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। ये हर एक कंप्यूटर में लेटेस्ट वर्जन में जब जाओगे दिस पीसी नजर आने वाला है, यहाँ पे दिस पीसी नजर आएगा। तो ये दिस पीसी, वीएलसी, मीडिया प्लेयर, नेटवर्किंग, जो भी चीजें हैं यहाँ पे, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रहा है, जब भी दुनिया का कोई भी कंप्यूटर खोलेंगे सबका वॉलपेपर अपने अपने अकॉर्डिंग हर कोई सेट रखता है, इसलिए यहाँ पे ओवरवेल्म नहीं होंगे वॉलपेपर हर कोई। ये जो दिस पीसी है, वीएलसी, मीडिया प्लेयर है या नेटवर्किंग, ये स्क्रीन पे कुछ भी रहेगा, ये सब आइकॉन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आइकॉन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर ये जो पूरा स्क्रीन एरिया है ये हमारा पूरा स्क्रीन एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे पूरा स्क्रीन एरिया। अब जब स्क्रीन एरिया के नीचे में हम आते हैं, यहाँ पे जो ये बटन दिखता है इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। ये कॉलम आपके लेफ्ट साइड के कॉलम में जो बटन होगा, ये ध्यान से याद रखना, ये विंडोज का सिंबल है, लेकिन इसे स्टार्ट बटन कहा जाता है। और स्टार्ट बटन और विंडोज के बगल में एक सर्च बार रहता है, लिखा रहता है टाइप हियर टू सर्च। आप यहां से भी लिख सकते हो या विंडोज बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, ये जो सिंबल है। अब जब इंटरव्यू में जाओगे पूछेगा बेटा बताओ ये जो सिंबल है ये क्या चीज का है, याद रखना जब भी सिंबल पूछा जाएगा इसका तो बोलना ये जो सिंबल है ये विंडोज का है। क्या है, विंडोज का, लेकिन यानी विंडोज या स्टार्ट बटन एक ही होता है।
जब विंडोज और स्टार्ट बटन को हम यूज करते हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके साइड में नीचे में समझो, सर्च बार के बाद ये जो आइकन्स दिख रहा है, ये सब ये हमारा रन प्रोग्राम कहलाता है। अब रन प्रोग्राम क्या होता है? जो प्रोग्राम चल रहा होता है उसे रन प्रोग्राम कहते हैं। ये सब अलग अलग डेस्कटॉप में, अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ओवरवेल्म नहीं होंगे, ध्यान से समझो। अब कैसे पता चलेगा ये प्रोग्राम खुला हुआ है, कैसे पता चलेगा ये प्रोग्राम नहीं खुला हुआ? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जब भी कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ रहता है तो उसके नीचे में अंडरलाइन बना हुआ रहता है। एक लाइन यहाँ पे भी है, एक लाइन यहाँ पे भी है, यानी कि हमारे जो स्क्रीन पर है कई प्रोग्राम खुला है। 2 बार गूगल खुला हुआ है, एक बार और गूगल खुला हुआ है, यहाँ पे एक फाइल खुला हुआ है। ये सब दिखता है कि यहाँ पे वर्ड खुला हुआ है। और खुला हुआ क्या नहीं है? तो सोनमा टाइपिंग नहीं खुला हुआ है, सोनी टाइपिंग नहीं खुला हुआ है, या कोई मल्टीमीडिया नहीं खुला हुआ है, या आपका ये सब आइकॉन जो दिख रहा है जिसके अंदर लाइन नहीं है, यानी ये सब प्रोग्राम ओपन नहीं है। ध्यान से देखना, ये सब प्रोग्राम ओपन नहीं है। अब देखो, ये जो हम लास्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने में डेट एंड टाइम दिखता है। डेट एंड टाइम, दिन और समय, अभी आपके कंप्यूटर लैपटॉप में क्या हुआ। यहाँ पे कुछ भी दिखा रहा था, ये पीडीएफ है, ये उस समय जिस दिन बनाया गया होगा उस समय का ये पीडीएफ का पिक्चर है। यहाँ पे ओवरवेल्म नहीं होंगे। क्लियर है? अब चलते हम लोग अपने मेन स्क्रीन पर, जहां से हम लोग वर्डपैड खोलना शुरू करेंगे। आई होप ये हमारा मेन स्क्रीन है, दिख रहा है आप लोगों को। जब भी किसी भी सिस्टम पर बैठो पहली बार तो राइट क्लिक करना, रिफ्रेश कर देना। जैसे हम आपको क्लास में जब आप बैठे हुए थे, जब देखिए सुस्ती धर रहा है तो हम क्या बोले? खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। खड़े हो गए, थोड़ा सा व्यायाम कसरत वसरत किए, फिर बैठ गए, फिर क्लास करना शुरू कर दिए, फिर एनर्जी के साथ समझ में आने लगा। उसी तरीके से जब पहली बार आप किसी भी सिस्टम पर बैठो तो उसे रिफ्रेश कर दिया करो 3-4 बार। कम से कम 3-4 बार कर दोगे तो होगा। कोई करते रहता है तो ये बेवकूफ़ी वाला काम है, ये टाइम पास है, मन नहीं लग रहा है इसलिए कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे कर्सर लाए तो स्टार्ट बटन लिखाया, हाँ या ना? लिखाया तो थंब दिखाओ। स्टार्ट बटन दिख रहा है जहां पर हमारा कर्सर है, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट बटन। गुड। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो कई टाइप्स का प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ टाइप हियर टू सर्च। आपको कुछ नहीं करना, एक बार क्लिक कर दिए कहाँ पे? स्टार्ट बटन पे, यानी विंडोज बटन पे। कीबोर्ड लीजिए, वहां पे लिखिए WORDPAD। वर्डपैड लिखने के बाद आपका इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा। ध्यान से देखो, इस तरीके का दिख रहा है। वर्डपैड जहां दिख रहा है वहां पे माउस ले जाकर क्लिक करो, या तो इंटर दबा देना। अभी माउस ले जाकर के हम क्लिक करेंगे, या इस साइड में आकर के ओपन पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम ओपन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने में ये थोड़ा माउस का स्टाइल देखो खुल रहा है। वर्डपैड हमारा खुल चुका है। अब जैसे वर्डपैड खुलेगा तो कैसे पता चलेगा? हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्डपैड खुला है, तो सामने में ऊपर में देखो, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है वर्डपैड और डॉक्यूमेंट लिखा हुआ। ये जो पूरा पेज है इसे डॉक्यूमेंट पेज कहते हैं, इसलिए इस पेज का नाम है डॉक्यूमेंट, और जो प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं वो है वर्डपैड। जैसे इसके राइट साइड में आओगे, इसी कोनल के, इसी पैनल के राइट साइड में आओगे, जहां पे डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा है, 3 टाइप्स का सिंबल दिखेगा, गुना का, डबल बॉक्स का, माइनस का। ये गुना वाला जो है इसे बोलते हैं क्लोज। क्या बोलते हैं? क्लोज। ये जो है रिस्टोर डाउन कहा जाता है। कर्सर ले जाओ, कुछ सेकंड छोड़ो, यहाँ पे दिखाएगा रिस्टोर डाउन, और माइनस वाला पे ले जाएगा तो मिनिमाइज लिखाएगा। जब भी वर्डपैड पे आप काम कर लेंगे, इस पेज पर काम करने के बाद अगर आपका टाइम खत्म हो जाएगा, इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब जब पहली बार हम कुछ काम करते हैं तो पहले हमें लिखना होता है, उसके बाद हम लोग फाइल होम व्यू पढ़ने वाले हैं। फाइल होम व्यू के बाद ये पूरा चीज पढ़ने वाले हैं, ये स्केल देखने वाले, ये स्केल है, और ये पूरा जो है हमारा परसेंटेज दिख रहा है और डेट एंड टाइम दिख रहा है, वो सारा कुछ हम देख चुके हैं। ये जो हमारा है ये पूरा पेज एरिया है जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, अभी हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पर 100% लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, नजर पूरा स्क्रीन पे रहना चाहिए। यहाँ पर 100% लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को देखने के लिए थोड़ा सा हम परसेंटेज को बड़ा कर दें, 150 कर दें। क्यों? अब जो लिखेंगे वो पता चलेगा। पहली बार जब आप लोग सिस्टम पर बैठे होंगे, पहले सबसे पहले अपना नाम लिखना, या जिसको भी आप मानते हो। अब देखो, कीबोर्ड से हम कुछ भी दबा रहे हैं तो अभी स्मॉल लेटर लिखा है,
कुछ भी हम दबा रहे हैं तो ये स्मॉल लेटर लिखा रहा है। इंटर दबाएंगे तो हमारा कर्सर नीचे आएगा, फिर नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अगर कुछ गलत हो गया तो इंटर के ऊपर में ही एक सिंबल है माइनस का, तीर वाला सिंबल बना रहेगा, उसे कहते हैं बैक स्पेस। क्या कहते हैं? बैक स्पेस। ये सब धीरे धीरे हम लोग जान जाएंगे, क्योंकि पहला क्लास है तो ओवरवेल्म नहीं होंगे। दबा कर रखे तो पूरा मिट गया, अलग अलग एक एक करके दबाएंगे तो अलग अलग मिटेगा। अब जैसे नेम लिखना है तो शिफ्ट के साथ अगर कोई भी लेटर दबाओगे कैपिटल हो जाएगा। शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर दबाओगे, पहले शिफ्ट दबाना फिर लेटर दबाना, तो वो फिर छोड़ देना तो वो कैपिटल लेटर हो जाएगा। अगर पूरा लेटर ही कैपिटल लिखना है, आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक का सिंबल होगा, उसे दबा देना। ये हम फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी बताए थे। अब जैसे नेम लिखना, शिफ्ट के साथ एन दबाए, अब शिफ्ट छोड़ चुके हैं, ए एन ई डैश देते हैं, नेम यहाँ पे दे दीजिए AMAN, अमन कुमार सिंह, SINGH। अब नीचे लिखना, इंटर दबाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फादर्स नेम, फादर्स नेम NAME। ये सब आप लिखना सीख जाओगे और वहां पे जो क्लास टीचर है वो आपको बताते रहेंगे, कहीं दिक्कत होगा कोई सिंबल सब देने में। तो फादर्स नेम हो गया अमरेश कुमार सिंह, मम्मी का नाम हो गया मदर्स नेम, मदर्स नेम आप दे दीजिए अमृता सिंह। ए से ही सारा नाम आ रहा है, बताओ कोइंसिडेंस हो रहा है ना। इसका एड्रेस हो गया, एड्रेस हो गया एट आलमनगर चौसा पोस्ट अलानी थाना, थाना तो ए से नहीं आ रहा, सलकुआ। ठीक है, इस तरीके का ये आप लोगों को लिखना है। जब आप लोग अपना पूरा डिटेल्स लिखोगे, नाम एड्रेस क्वालिफिकेशन ये सब हो जाएगा ना, हाँ या ना, सबका हो जाएगा ना ये सब लिखा हुआ। जब ये लिख लोगे, जब इसको लिख करके पहली बार हमें सेव करना है तो ध्यान दो कैसे करेंगे, पूरा फोकस करो। सबसे ऊपर में डॉक्यूमेंट जहां पे हम दिखाए थे, डॉक्यूमेंट वर्डपैड, जहां से पता चलता है कि हम किस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। तो जब तुम सेव करोगे तो डॉक्यूमेंट के जगह पे जो नाम दोगे, जैसे अमन कुमार सिंह देंगे, यहाँ पे हो जाएगा अमन कुमार सिंह वर्डपैड। तो फाइल पे क्लिक करना होगा पहली बार, याद रखना। जब फाइल पे क्लिक करोगे आपको न्यू ओपन सेव सेव एज खुलने वाला है एग्जिट तक। हम सब के बारे में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ न्यू ओपन सेव के बारे में जानने वाले हैं। न्यू मतलब नया पेज लेना, अभी हमारे पास ऑलरेडी नया पेज था, इसलिए हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हम इसलिए उसका उपयोग नहीं किए। ओपन का मतलब जो फाइल आप पहले से बना चुके हैं उसे खोलना है, क्योंकि अभी हम पहली बार बना रहे हैं तो हमारा फाइल पहले से बना हुआ नहीं है, हम किसे खोलेंगे, इसलिए हमें पहले बनाना है। तो बनाने के लिए हमने कुछ लिखा, लिखने के बाद हम पहली बार कहां पे क्लिक करने वाले हैं, सेव पर। ध्यान से समझना, हम पहले लिखे, फाइल में गए, सेव पर क्लिक कर दिए। जैसे सेव पर क्लिक कर दिए एक बॉक्स खुला, ये जो बॉक्स खुला है इसे कई नाम से जानते हैं। इसे नॉर्मल में बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, या पॉपअप कोई बोलता है ऑनलाइन क्लासेस में, या कोई बोलता है एक विंडोज खुला आप लोगों के सामने। ये हम समझाते हैं अभी के समय में डायलॉग बॉक्स। आपके सामने में जो खुला वो उसे क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे देखो हम कुछ नहीं लिखे हैं, फाइल नेम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और ये सेलेक्ट है, यानी उसके ऊपर राइटिंग लिखा हुआ है व्हाइट से और कलर ब्लू किया हुआ है, जिसका मतलब ये सेलेक्ट है। अब क्या करेंगे, जब लिखना शुरू करेंगे नाम, ध्यान दो, नाम लिखना शुरू करेंगे, यहां पर लिखते हैं अमन कुमार सिंह, लिखे ऑटोमेटिक वो नाम मिट गया, या कीबोर्ड में बैक स्पेस रहता है उससे भी मिटा सकते हो। सबसे ऊपर में यहाँ पे सेव का एक डायलॉग बॉक्स जो खुला वो सेव एज दिखा रहा है। ये कहाँ सेव हो रहा है ये सब आगे जानेंगे, अभी सिंपल में समझना। फाइल में क्लिक किए, सेव पर क्लिक किए, डायलॉग बॉक्स खुला और ये जो नाम दिख रहा है पहले से इसमें सेव है, छात्र राज है, क्लास नर्सरी का है, इंडियन पब्लिक स्कूल का है, कुछ ना कुछ बनाया हुआ है जो है वो सब इसमें है। दिवेश कुमार राज है, चाहत राज है, हिमानी राज है, शिरोमणि राज है, ये सारा कुछ दिख रहा है। एसपी का लेटर है, डीएसपी का, ये सब फाइल बना हुआ है। कैसे पता चला, हम जैसे जैसे नीचे गए, इसे बोलते हैं ड्रॉप अप।
जैसे क्लिक करेंगे ऊपर धीरे धीरे जाएंगे, नीचे वाला पे क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अगर एक ही बार क्लिक करके खींचना हो तो ये जो स्क्रॉल है इसे दबा करके ऊपर नीचे करते रहो, अपना होता रहेगा। जैसे अमन कुमार सिंह लिखे हैं और जैसे इस सेव पर क्लिक करेंगे, ध्यान से देखना, जैसे इस सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हट जाएगा और ये नाम इस डॉक्यूमेंट के पास आ जाएगा। कर्सर मेरा जहां जहां जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम अमन कुमार सिंह लिखे और सेव पर क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स पूरा का पूरा यहां से हट जाएगा, ये पेज जैसा है वैसा ही रहेगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट हट करके अमन कुमार सिंह हो जाएगा। अब देखो हम मैं सेव पर क्लिक कर रहा हूँ और आप लोग को ध्यान देना है डॉक्यूमेंट पर, और ये तो ऑटोमेटिक हट ही जाए। देखो सेव, जैसे सेव पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अमन कुमार सिंह आ गया। इसका मतलब ये फाइल क्या हो गया, हमारा सेव हो चुका, ये पेज हमारा क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। अब इसे कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखना। तो पहले इस पेज को हटाते हैं, कैसे हटाएंगे, तो फिर से हम फाइल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, फाइल में जाकर के न्यू करने वाले हैं। जैसे हम न्यू किए तो ये नया पेज ऑलरेडी आ चुका है, जैसा शुरुआत में था। अभी देखो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये नया पेज आया। अब जो फाइल हम सेव किए उसे खोलना है। जब आज लिखोगे कुछ, फिर उसमें और लिखना होगा और लिखना होगा, क्योंकि हम बहुत कुछ लिखाए हैं, वो चीज लिखना पड़ेगा। हम फिर से कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन पर इस बार क्लिक करेंगे, क्योंकि हम नया पेज ले चुके हैं, सेव भी कर चुके हैं, लेकिन अब खोलना है तो हम ओपन पे जाएंगे। जब ओपन पे जाओगे तो सेम जैसे सेव में डायलॉग बॉक्स खुला था उसी तरीके से खुलने वाला। ये आप चाहो तो यहाँ पे जो नाम दिख रहा है इसे रिसेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं, ऊपर में लिखा हुआ भी है, यहाँ से भी क्लिक करोगे नाम पे तो ये फाइल खुल जाएगा। लेकिन अभी हम ओपन में जाते हैं क्योंकि पहली बार काम कर रहे हैं, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब यहाँ पे ए से नाम सेव किया इसलिए ये पहले बार आ गया, अमन कुमार सिंह पर क्लिक कर दो। नहीं मिल रहा तो यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, या तो हम लिख सकते हैं AMAN, अब नीचे में आ गया, उस नाम पे क्लिक करो, ये पूरा नाम यहाँ पे लिखा गया। अब जैसे ये नाम लिखाया, फिर ओपन पर जब क्लिक करेंगे तो ये पेज याद रखना खाली पेज था, अब हमारा ओरिजिनल पेज आ जाएगा जो इस फाइल में सेव किए थे। देखो ओपन पर क्लिक किए, जो फाइल हम सेव किए थे वो दिख रहा है आप लोगों को, हाँ या ना, दिख रहा है तो दोनों थंब दिखाओ। आई होप आप लोग न्यू, ओपन, सेव का काम सीख चुके हैं। अगर सीख चुके हैं और सीखने में मजा आया, एक बार खड़ा होकर के दोनों थंब दिखाइए। मजा आया, समझ में आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब बैठिए, बैठिए आप, बहुत अच्छे। अब आज के क्लास में हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, क्योंकि ये सेशन और ये क्लास बहुत थोड़ा लंबा चल गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फंडामेंटल खत्म किए, विंडोज शुरू किए और आज वर्ड पैड पर काम भी स्टार्टअप करवाया। ये जरूरी था आज के इस सेशन में, इसलिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक बार फिर से आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहेंगे, थैंक यू कहना चाहेंगे, जो हमारे हर एक वर्ड को, हर एक बातों को ध्यान से गौर से सुना। इसलिए दिल से शुक्रिया अदा आप लोगों को करना चाहेंगे, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। शायद आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात होगी जो हमारे इस वीडियो पे, इस चैनल पे या लाइव क्लास में आप जुड़े हुए हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी ऐसा चीज लगा जो आप नहीं समझे, तो उसे फिर से बैक करके पॉज प्ले करके देख सकते हैं, और देखने के बाद नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और आपके कमेंट पर रिप्लाई भी देने वाला हूं, और उस कमेंट पे जो भी सवाल होगा उनका जवाब भी देने वाला हूं। मिलता हूं आप लोगों के लिए एक नए सेशन में, जहां पे हम लोग फाइल का पूरा चीज एक्सप्लोर करेंगे और अगले सेशन में सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल, जय हिंद।